नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 32 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। अब यहाँ पर जो पहला सवाल हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक होते क्या हैं? डाइलेक्ट्रिक वो सब्सटेंस होते हैं या वो मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो नहीं कर पाती है, यानी एक टाइप के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं। अगर मैं कुछ लेक्चर पीछे जाऊं तो हमने वहां पर कंडक्टर के बारे में डिस्कस किया था। हमने ये पढ़ा था कि कंडक्टर एक ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से फ्लो कर जाती है। अब किसी भी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से क्यों फ्लो करती है? हमने वहां पर आंसर दिया था कि किसी भी कंडक्टर के पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास कर जाती है। अब आओ डाइलेक्ट्रिक के पास। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक की बात करता हूं तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? एक टाइप के नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है, यानी इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं कर रही है। इसका मतलब किसी भी डाइलेक्ट्रिक के पास किस चीज की कमी होगी? इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसकी क्या होगी? कमी होगी। या तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। अगर होंगे भी तो कैसे होंगे? नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक ऐसे मटेरियल हैं जो कैसे होते हैं भाई? नॉन कंडक्टिंग होते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है या तो 0 होंगे या फिर नेग्लिजिबल होंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? डाइलेक्ट्रिक को डिफाइन करते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे प्लास्टिक क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक का एक एग्जाम्पल होता है। प्लास्टिक के अंदर से करंट इजीली फ्लो नहीं करती या फिर करती ही नहीं है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वुड, जैसे लकड़ी है, वो भी क्या है? एग्जाम्पल है किसका? डाइलेक्ट्रिक का। डिस्टिल वाटर H2O, H2O भी क्या होता है? एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है। अगर मैं गैसेस की ओर जाऊं, जो हाइड्रोजन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल होते हैं। अगर मैं लिक्विड की ओर जाऊं, एक तो H2O हो गया, दूसरा HCl भी क्या होता है? एक टाइप का डाइलेक्ट्रिक होता है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं किसके? डाइलेक्ट्रिक के। अभी तक मैंने यहाँ पर जितना भी बोला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैंने क्या लिखा? देखो, ऐसे आप भी अपनी कॉपी में कर करो, हिंट डालो डाइलेक्ट्रिक और उसके आगे लिखना स्टार्ट करो। Dielectric are non-conducting material and has no free electron or negligible amount of free electron। इतनी बात समझ में आ गई। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे प्लास्टिक हो गया, कांच यानी ग्लास हो गया, डिस्टिल वाटर H2O कहेंगे जिसको हम, डिस्टिल वाटर हो गया, हाइड्रोजन गैस होगी, ऑक्सीजन गैस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी, HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये क्या है? कुछ डाइलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल है। नाउ अब मॉलिक्यूलर लेवल में हम डाइलेक्ट्रिक को दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। तो वी कैन कैटेगराइज आवर डाइलेक्ट्रिक या बोलते हैं एनी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन टू वैरायटी इन मॉलिक्यूलर लेवल। यहां से इस तरह से क्या करना? ऐसे डाइलेक्ट्रिक लिखना, डाइलेक्ट्रिक, और इसको क्या कर सकते हैं? हम दो तरह से इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनके जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं? नॉन पोलर हैं। और दूसरे डाइलेक्ट्रिक ऐसे होते हैं जिनके मॉलिक्यूल पोलर हैं। तो पहला क्या हो जाएगा? डाइलेक्ट्रिक विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। एक एक बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और दूसरे डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ये नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? पहले क्या समझ लेते हैं कि भाई नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, फिर पोलर मॉलिक्यूल क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। ओके, तो ये लिख लिया। अब हिंट डालो क्या? सबसे पहले नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल देखो, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका कोई इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट नहीं होता है, ठीक है? तो दोज मॉलिक्यूल which have no permanent dipole moment, no permanent dipole moment, dipole
मूवमेंट। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, समझेंगे जरा। जैसे CO2 क्या होता है, एक टाइप का नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। उसी तरह से जो H2O है वो भी क्या है, सॉरी जो H2 है, H2O नहीं, H2 यानी हाइड्रोजन गैस है, वो भी क्या है, एक टाइप की नॉन पोलर गैस है। यहाँ पूछते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ये क्या है, कुछ एग्जाम्पल हैं। अब ये समझते हैं कि भाई इस लाइन का मतलब क्या हुआ, कि कैसे एक CO2 मॉलिक्यूल का जो नेट डाइपोल मूवमेंट है वो जीरो है। तो उसके लिए मुझे ये चीज मिटानी पड़ेगी और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों CO2 का जो इंट्रिंसिक डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। जरा समझो, देखो CO2 कैसा होता है। देखो अगर मैं CO2 का यहां पर स्ट्रक्चर बनाऊं तो C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जो मेरे पास स्ट्रक्चर होता है ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नाउ केमिस्ट्री में न जाते हुए मैं इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड से क्या कर रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। मैंने क्या लिख दिया, C सिंगल बॉन्ड O एंड दिस इज C सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। डबल बॉन्ड है मुझे पता है, लेकिन मैं खाली केमिस्ट्री को इग्नोर कर रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, सीधे फिजिक्स में आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल माइनस नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस O में जितना पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस किसमें, कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। सिमिलरली जितना इस O में पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उतना ही इस कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। यानी यहाँ पर मेरे पास दो डायपोल है। देखो इस एक डायपोल ये है, एक डायपोल ये है। इसका डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा, इधर से इधर की ओर। तो दिस डायपोल मोमेंट इज लेट अस से P1, कहाँ की ओर है, इधर की ओर है, इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि हम सब जानते हैं कहाँ से कहाँ की ओर होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। अब इसका डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ की ओर होगा, इधर से इधर की ओर होगा। यानी क्या होगा, तो दिस इज डायपोल मोमेंट P। अब जरा गौर समझना, जितनी इस P1 की वैल्यू होगी उतनी ही P2 की वैल्यू होगी, और P1 इक्वल टू P2 है, दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऐसे क्या है, एंटी पैरेलल है, बोलते हैं अपोजिट एक दूसरे के, तो इसका नेट डायपोल मोमेंट P नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। P नेट विल बी इक्वल टू जीरो। ऑब्वियस सी बात है, जो मेरे पास P नेट होगा वो किसके बराबर होगा, P नेट इज इक्वल टू P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर के बराबर होगा। अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा, ये P1 माइनस P2 के बराबर हो जाएगा, और P1 इक्वल टू P2 है तो आंसर विल बी इक्वल टू जीरो। यानी इस कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है, इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। और ये क्या है, एक टाइप का नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। और इसी तरह से मैंने क्या किया था, यहाँ पर इसको डिफाइन किया था, दोज मॉलिक्यूल विच हैव नो परमानेंट डायपोल मोमेंट, यानी इसका कोई भी परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब एक चीज यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव इसके साथ में कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है। देखो इसमें कुछ पार्शियल पॉजिटिव होगा, उसका आधा पार्ट इसके साथ होगा, आधा पार्ट इसके साथ क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। ये कुछ ऐसा है, जैसे यहाँ पर 2q चार्ज है, यहाँ पर कितना है -q चार्ज, और यहाँ पर कितना है, ये -q चार्ज है, ठीक है। तो इस 2q का एक q इसके साथ कंट्रीब्यूट कर रहा है और एक q इसके साथ क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर एक डायपोल ऐसे बन जाएगा और एक डायपोल ऐसे बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ तो इस तरह से क्या होगा कि किसी भी एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इसी बात को, जो बात मैंने यहाँ पर बोली, इसी बात को कहने का एक तरीका और हो सकता है। देखो कैसा, दोबारा से इसके स्ट्रक्चर में आओ। ये मेरे पास क्या है, कार्बन पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, एंड दिस इज अगेन ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब होता क्या है, अगर ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो इसका सम नेगेटिव चार्ज इधर है और सम नेगेटिव चार्ज इधर है, तो इसका कुछ सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। अब सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कैसे निकालते हैं, जैसे हम सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। जैसे माना एक मास ये है और एक मास ये है, दोनों की वैल्यू कितनी है, m है। तो माना दोनों की वैल्यू m है यानी सेम है, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के सेंटर में लाई करेगा, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के सेंटर में लाई करेगा। सेम उसी तरह से अगर मेरे पास ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव, तो इन दो नेगेटिव का सेंटर ऑफ नेगेटिव कहाँ होगा, जहां पर ये C है ठीक इसके नीचे होगा, होगा नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी सेंटर ऑफ नेगेटिव कहाँ पर होगा, माना इधर पर होगा। अब सेंटर ऑफ पॉजिटिव यहीं पर है, तो यहीं पर क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव है। यानी इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो कभी कभी हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ
center of negative coincide, negative charge coincide with center of positive charge, center of positive charge। अब दोनों एक दूसरे के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और हम जानते हैं डायपोल मोमेंट P इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू L के बराबर होता है। अगर Q इंटू L इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब डायपोल मोमेंट में कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे 2L होता है, लेकिन मान के चलाऊं कि जो चार्ज की लेंथ है वो कितनी है, L है, तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर L इक्वल टू 0 है, 0 क्यों हुआ, बिकॉज बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद ईच अदर। अगर L इक्वल टू 0 है तो P इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी डायपोल का या किसी भी किसका नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट होता है कितना होता है, 0 होता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नाउ अब अगर मैं क्या करूं, ये तो किसकी बात हुई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल की बात हुई। अब क्या देख रहे हैं, उन डायपोल को देख रहे हैं, सॉरी उन डाइलेक्ट्रिक को देख रहे हैं जो किससे मिलकर बने हुए हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ जगह चाहिए, तो मैं कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक ले रहा हूं जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं, नॉन पोलर है, और देखते हैं कि उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी या वो कैसा हमें देखने को मिलेगा या उसकी पिक्चर हमें कैसी देखने को मिलेगी। तो ऐसे हैशटैग बना के लिखना, मॉलिक्यूल्स सॉरी डाइलेक्ट्रिक्स विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, डाइलेक्ट्रिक्स विथ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। माना यहां मेरे पास एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की स्लैब मैंने ले ली और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो कैसे हैं भाई, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं। इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैसे दिखाऊंगा मैं, ऐसे दिखा सकता हूं, दिस इज द सिंबल ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो कैसे हो जाएंगे वो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेगा, उसके साथ कोइंसाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेगा। सेम इस तरह से अगेन यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करा दो, पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करा दो, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव कोइंसाइड, 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 पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड। ओके, ये मेरे पास क्या है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है जो किससे मिलकर बना हुआ है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल का जो नेट डायपोल मोमेंट होता है कितना होता है, 0 होता है। अगर हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है तो ये पूरा डाइलेक्ट्रिक भी किससे मिलकर बना हुआ है, उन्हीं तो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का भी जो नेट डायपोल मोमेंट होगा पी नेट वो भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक मेड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 0। अगर मेरे पास कोई डाइलेक्ट्रिक है जो कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है तो उसका नेट डायपोल मोमेंट या बोलते हैं नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा भाई, 0 के बराबर होगा। एक इसके बाद होगी हमारे पास डाइलेक्ट्रिक विच आर मेड बाय नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब किसकी बात करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल की बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि उन पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर जो डाइलेक्ट्रिक बने उनका डायपोल मोमेंट कितना होता है या फिर हमें किस तरह से देखने को मिलते हैं या उनकी पिक्चर कैसी हो सकती है। क्लियर, नाउ हैंड डालो, क्या दूसरा क्या हो जाएगा इसमें, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, पोलर मॉलिक्यूल इसको 1 लिख देना, ठीक है, जहां मैंने क्या लिखा था, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिखा था। पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, अपना एक इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट होता है। those molecules which have intrinsic dipole moment, क्या होता है, इंट्रिंसिक या बोलते हैं which have नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। उनको हम क्या बोलते हैं भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे H2O या फिर HCl। HCl भी क्या है, एक टाइप का पोलर मॉलिक्यूल है एक्स्ट्रा,
ठीक है, ETC। आप समझेंगे, कोई भी एग्जांपल ले लो, मैं H2O को ले रहा हूं और फिर उसके एग्जांपल के हेल्प से समझेंगे क्यों हम बोल रहे कि इसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो होता है। देखो इसको मिटाऊं मैं, किसको ले लो, यहां से H2O को ले लो, H2O को ले लिया। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर में जाऊं तो यहाँ O होता है इस तरह से, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, ऐसा कुछ होता है। इसमें क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसमें भी क्या होता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ अगेन यहाँ पर दो डायपोल हैं, एक डायपोल कैसे है, ऐसे है, और ये ऐसे होती है ज्योमेट्री, ठीक है, लीनियर नहीं होती है। ये H क्या, ये H बॉन्ड और ये H बॉन्ड, मतलब ये बॉन्ड और ये बॉन्ड क्या होते हैं, एक एंगल पर होते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर डायपोल मोमेंट कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस डायपोल मोमेंट इज P1, इसका डायपोल मोमेंट कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर। लेट अस से दिस डायपोल मोमेंट इज P2। यानी इस मॉलिक्यूल के अंदर दो डायपोल है जो किसी एंगल पर है। ये मेरे पास एक डायपोल कैसे आ गया, ऐसे आ गया P1, और एक डायपोल ऐसे आ गया, दिस इज इक्वल टू P2। इनके बीच कुछ एंगल है, लेट अस से दिस एंगल इज थीटा। अगर मैं इन दोनों डायपोल मोमेंट्स को P1 और P2 को ऐड करूंगा, और एडिशन कैसा होगा, वेक्टर एडिशन होगा। अगर मैं वेक्टर एडिशन निकालूंगा तो जो नेट डायपोल मोमेंट निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा, और साफ साफ दिख रहा है कि भाई ये जीरो तो नहीं है। तो इस केस में जो डायपोल मोमेंट है इस मॉलिक्यूल का वो जीरो नहीं है, सॉरी वो क्या है, जीरो नहीं है, यानी क्या है, नॉन जीरो है। किधर बात आपको इतनी, तो इसका मतलब इनके पास क्या होता है, कुछ इंट्रिंसिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी इनका इन पोलर मॉलिक्यूल का अपने अंदर जब से H2O मॉलिक्यूल बना तब से उसके पास क्या है, एक टाइप का डायपोल मोमेंट है। यानी H2O मॉलिक्यूल क्या है, एक परमानेंट डायपोल है। यहां बोल सकते हैं H2O मॉलिक्यूल के पास एक परमानेंट डायपोल मोमेंट है। ये डायपोल मोमेंट कौन सा वाला हुआ, परमानेंट डायपोल मोमेंट। ठीक है, हमेशा इसके पास क्या होता है, एक नॉन जीरो परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। अब जो बात मैंने यहां पर बोली, इसी बात को कहने का एक और तरीका भी है अगेन, और इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मेरे पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, ये दो हाइड्रोजन है, इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसमें क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। देखो ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव है। अब इन दो पॉजिटिव चार्ज का एक सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो अगर एक पॉजिटिव ये है, एक पॉजिटिव ये है, इन दोनों का सेंटर ऑफ पॉजिटिव कहां लाई करेगा, कहीं यहां पर लाई करेगा, तो दिस इज सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ दीज टू मॉलिक्यूल। ओके, अब इस नेगेटिव चार्ज इसमें ऑक्सीजन में है, और यानी सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कहां लाई करेगा, इसमें लाई करेगा। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को मैं ऐसे भी देख सकता हूं, कैसे, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज यहां और सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज यहां। तो ये क्या है, इस टाइप से मॉलिक्यूल मुझे ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे इसी को मैं ऐसे ही बना सकता हूं कि ये मॉलिक्यूल मुझे इस तरह से देखने को मिलेगा, कैसे, ऐसे। ये क्या है, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यानी जो मॉलिक्यूल नॉन पोलर के केस में ऐसे देखने को मिल रहा था, वो इस केस में कैसा हो गया, ये पॉजिटिव है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये इस तरह से ऊपर की ओर खिंच गया। ठीक है, तो कैसा बन गया, ये ऐसा बन गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, और डायपोल मोमेंट कहां से कहां की ओर होगा, ऐसे, इस डायरेक्शन में। इट हैव सम नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, this is not equal to 0, and this non-zero dipole moment is known as permanent dipole moment of polar molecule। क्लियर बात। नाउ इस चीज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इन केस ऑफ polar molecule center of negative charge and center of positive charge does not coincide with each other। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसा और करके, इन polar molecules center of positive and negative charge does not coincide with each other, एक दूसरे से क्या नहीं करते हैं भाई, कोइंसाइड नहीं करते हैं। ठीक है, यानी जो मॉलिक्यूल होगा मुझे इस टाइप का देखने को मिलेगा। अगर मैं नॉन पोलर की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल का शेप ऐसा होगा, अगर मैं पोलर की बात करता हूं तो मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, यानी इसके पास डायपोल मोमेंट कितना हो गया, P इक्वल टू 0, इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, P इक्वल टू नॉन जीरो। तो इसका क्या होगा, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट, इसका क्या होगा, हमारे पास जीरो डायपोल मोमेंट। अब बारी किसकी है कि भाई वो डाइलेक्ट्रिक कैसे देखने को मिलेंगे जिनके अंदर क्या होंगे, नो पोलर मॉलिक्यूल होंगे। तो इन डालो क्या, डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल।
तो उसको मुझे जगह चाहिए, यहाँ बना दूं मैं, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे लिखो, हैशटैग बना के डाइलेक्ट्रिक विथ पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, नाउ मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है और जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब किससे मिलकर बनी हुई है, पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई है। तो मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल बना दिया इस डाइलेक्ट्रिक का, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जो मेरे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल होगा ना, जरूरी नहीं है वो भी इसी तरह से क्या हो, अरेंज हो, उसका ओरिएंटेशन क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। लेट अस से वो ऐसे अरेंज है, इसमें पॉजिटिव यहाँ चला गया, नेगेटिव यहाँ चला गया। और तीसरा जो डायपोल होगा, तो तीसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो जरूरी नहीं है कैसे हो, जैसे ये है वैसे ही हो, उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, कुछ और ही होता है। माना ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और जो चौथा है उसका कुछ और ही हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक में जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, हर मॉलिक्यूल डिफरेंट डायरेक्शन में क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो कि पोलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर मॉलिक्यूल क्या होंगे, डिफरेंट ओरिएंटेशन में क्या होंगे, ओरिएंटेड होंगे, या बोल सकते हैं सिचुएटेड होंगे। क्लियर बात। तो ये मेरे पास इस तरह से है, और यहाँ मैंने थर्ड मॉलिक्यूल ले लिया, वो इस तरह से ओरिएंटेड हो गया। माना ये नेगेटिव है, सॉरी फिफ्थ हो गया, ये नेगेटिव है, और दूसरा वाला कैसे हो गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर आप इस ज्योमेट्री को, ये तो कितने बनाए मैंने, 1 2 3 4 5 6 बनाए, इसके अंदर क्या होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर मेरे पास 1 मोल गैस है, तो 1 मोल गैस के अंदर लगभग कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर, यानी लगभग 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। मैंने सिर्फ कितने बनाए हैं, 1 2 3 4 5 6 बनाए हैं, क्योंकि उतने मैं यहाँ पर बना नहीं सकता। लेकिन मैंने 6 बनाए, लेकिन समझने के लिए काफी है। देखो, अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूं, तो इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कहां की ओर है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इस तरह से है इसका डायपोल मोमेंट। इसका बताओ, इस मॉलिक्यूल कहां से कहां की ओर है, इधर की ओर है। इस मॉलिक्यूल कहां से कहां की ओर है भाई, इधर से इधर की ओर है। इसका कहां की ओर है, इधर से इधर की ओर है। इसका कहां की ओर है, इधर से इधर की ओर है। इसका कहां की ओर है, इधर से इधर की ओर है। आप यहां पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहां पर इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट को इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कैंसिल कर दे रहे हैं। उसी तरह से इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जा रहा है। उसी तरह से इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जा रहा है। ऐसे यहां पर हर मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट किसी दूसरे मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का भी नेट डायपोल मोमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट कुछ है, परमानेंट डायपोल मोमेंट है, लेकिन सारे मॉलिक्यूल मिलकर इस पूरे मटेरियल का, हम बोलते हैं इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। तो चाहे हमारे पास कैसा ही डाइलेक्ट्रिक हो, चाहे वो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो या बोल सकते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हो, दोनों में जो डाइलेक्ट्रिक का नेट डायपोल मोमेंट होता है कितना होता है भाई, 0 होता है। यहां भी 0 आएगा और यहां भी 0 आएगा, लेकिन दोनों ओर 0 होने का कारण क्या है, अलग अलग है। यहां 0 इसलिए है क्योंकि जो मेरे पास मॉलिक्यूल है उनका ही 0 होता है, तो ऑब्वियस सी बात है डाइलेक्ट्रिक का भी कितना होगा, 0 होगा। लेकिन यहां 0 होने का कारण क्या है, यहां मॉलिक्यूल का 0 नहीं होता है, मॉलिक्यूल के पास कुछ परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है। लेकिन जब वो मॉलिक्यूल मिलकर डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनाते हैं या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बनाते हैं, तो वो मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे के डायपोल मोमेंट को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है या फिर जो नेट डायपोल मोमेंट होता है उसका आंसर कितना आता है, 0 आता है। तो इस तरह से किसी भी डाइलेक्ट्रिक का, चाहे वो पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो, उनका डायपोल मोमेंट कितना होता है, 0 होता है। यहां तक की कहानी समझ में आई। अब कहानी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या करते हैं, जो मैंने दो डाइलेक्ट्रिक मैंने लिए, एक ये वाला एक ये वाला, इनको बारी बारी करके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हेडिंग बना के चलेंगे, डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। तो सबसे पहला केस क्या हो जाएगा, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, यानी ऐसा डाइलेक्ट्रिक जिसके मॉलिक्यूल कैसे हैं, नॉन पोलर है। तो इनिशियली मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से डाइलेक्ट्रिक स्लैब बोल दी मैंने, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बनी हुई इस तरह से मेरे पास क्या है, एक स्लैब है। इसके अंदर क्या होंगे, डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल होंगे। लेट अस से एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है।
अब अगर क्या है नॉन पोलर है तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर क्या करेंगे, दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। सेम ये वही केस यहाँ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम केस यहाँ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम केस यहाँ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, सेम केस यहाँ भी होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। कंडीशन क्या है, इनिशियली मैंने यहाँ पर कोई फील्ड नहीं लगा रखा है, यानी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर कोई भी फील्ड यहाँ पर नहीं है, किसी भी टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पर नहीं लगा रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में सेम मैं यहाँ पर स्लैब ले रहा हूँ, यही वाली क्या करूंगा, यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा हूं, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। मैंने क्या किया, यहां पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, ई एक्सटर्नल, इसकी वैल्यू कितनी है, ई एक्सटर्नल है, जो किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है। अब जरा समझना, देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर है, इधर की ओर है। अगर मान लिया ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई एक्सटर्नल वो इस डायरेक्शन में है, होगा क्या बताऊं। हम सब जानते हैं पॉजिटिव चार्ज में फोर्स कहां की ओर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, यानी इसका जो सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो कहां की ओर शिफ्ट होगा, इधर की ओर। ये बात समझ में आई। और जो नेगेटिव चार्ज है उसमें फोर्स कहां की ओर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जो सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज है कहां की ओर शिफ्ट हो जाएगा, इधर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। यानी जो मॉलिक्यूल मेरे पास पहले से एक परफेक्ट स्फीयर जैसा दिख रहा था, अब वो स्फीयर नहीं बचेगा, कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे पिचका हुआ हो जाएगा। ऐसा फील कर पा रहे हो आप, यानी पॉजिटिव चार्ज इधर की ओर खिसकेगा और नेगेटिव चार्ज इधर की ओर खिसकेगा, और यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरह से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। यानी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, इस तरह से एक पिचका हुआ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना, जैसे ही ऐसा होगा ना, क्या होगा, देखो इन दोनों के बीच एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, ये क्या है, नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। अब जैसे क्या हुआ, ये इस तरह से स्ट्रेच हुआ, यहां पर क्या हुई, स्ट्रेचिंग हुई, स्ट्रेचिंग ऑफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज हुई। यहां पर क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, यानी इसके अंदर क्या लगेगा, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। और यहां पर स्ट्रेचिंग तब तक होगी जब तक ये रिस्टोरिंग फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं हो जाएगा, ठीक है। यानी ये मॉलिक्यूल तब तक स्ट्रेच होते रहेंगे जब तक ये रिस्टोरिंग फोर्स जो कि इस चार्ज और इस चार्ज के बीच लग रहा है वो किसके बराबर न हो जाए, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर नहीं हो जाए। और एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है। और जैसे ही ये कंडीशन आएगी, ये मॉलिक्यूल का एक इस तरह का फिक्स शेप बन जाएगा। ये तो एक मॉलिक्यूल के साथ देखा मैंने, अब सारे मॉलिक्यूल के साथ ऐसा ही होगा। यानी फील्ड लगाने से पहले जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के मॉलिक्यूल मुझे ऐसे दिख रहे थे, फील्ड लगाने के बाद उस स्लैब कैसी बन जाएगी भाई, ऐसी बन जाएगी। ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे हो जाएगा, ये डाइलेक्ट्रिक ऐसे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो नेगेटिव चार्ज इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा। सेम इस केस में भी ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दूसरे वालों का भी ऐसा ही होगा हाल, ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसका हाल भी यही होगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले का हाल भी ऐसा ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, इधर की ओर नेगेटिव हो जाएगा, इधर की ओर पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर यहाँ 1 2 3 ही बनाए, यहाँ मैं और बना सकता हूँ क्योंकि इसके अंदर तो मॉलिक्यूल तो बहुत सारे हैं, मैंने यहाँ पर इतने बना पाया, यहाँ मैं और बना सकता हूँ, जगह है तो बना दो। तो ये नेगेटिव हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव, ये क्या होगा पॉजिटिव। अगर यहाँ पर एक और बना दो इस तरह से, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा मेरा इस तरह से नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा पॉजिटिव। यानी इसके अंदर के मॉलिक्यूल का शेप कुछ इस तरह का मुझे देखने को मिलेगा। अब जैसे ये मॉलिक्यूल इस तरह के बने, देखो ये एक्चुअल में क्या बन गया, ये नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, यानी ये क्या बन गया एक्चुअल में, एक डाइपोल बन गया, बना डाइपोल। यानी अब इस मॉलिक्यूल का क्या है, कुछ डाइपोल मूवमेंट है, इट बिकम डाइपोल। यानी ये सारी चीजें, ये सारे मॉलिक्यूल क्या बन गए, अब डाइपोल बन गए। ये क्या है, एक डाइपोल है, 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 और इन सब का एक डाइपोल मूवमेंट है। और किस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में, यहां से इधर की ओर दिख रहा है साफ साफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, 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 नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेम यहाँ भी नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी हर मॉलिक्यूल का एक अपना डाइपोल मूवमेंट आ गया है। जैसे ही मैंने क्या लगाया, यहाँ पर एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अब पहले ये डाइपोल मूवमेंट नहीं था, ये डाइपोल मूवमेंट कब आया, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने के बाद आया। तो इस डाइपोल मूवमेंट को क्या बोलेंगे हम, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट। तो जो इन मॉलिक्यूल के पास डाइपोल मूवमेंट आया वो कौन सा डाइपोल मूवमेंट है, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट है, क्योंकि उनके पास परमानेंटली इनिशियल से
कोई डायपोल मोमेंट नहीं था। ये डायपोल मोमेंट कब आया? जब हमने क्या लगाया? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद हर जो मॉलिक्यूल है किसमें कन्वर्ट हो गया? एक डायपोल में कन्वर्ट हो गया, एक छोटे से टाइनी डायपोल में कन्वर्ट हो गया, और उस डायपोल का कुछ डायपोल मोमेंट होगा, एंड दैट डायपोल मोमेंट इज नोन एज इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब हर डायपोल मोमेंट किस डायरेक्शन में भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। यानी जो डायपोल मोमेंट, जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है, वो किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। नाउ अब आपको एक कमेंट करना है कि इस पूरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब का जो डायपोल मोमेंट होगा वो जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? बताओ। देखो ध्यान से देखो, हर डायपोल क्या है? सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। यानी सारे डायपोल मोमेंट क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे, और इस पूरे डाइलेक्ट्रिक का भी कुछ न कुछ यहाँ पर डायपोल मोमेंट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि सारे डायपोल क्या हैं? सेम डायरेक्शन में क्या है? अलाइन है। अगर ऐसा केस होता कि हर डायपोल क्या है? अलग अलग डायरेक्शन में क्या होता? ओरिएंटेड होता, तो नेट डायपोल कितना हो जाता? जीरो हो जाता। लेकिन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में सारे डायपोल क्या होते हैं? एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, और डायरेक्शन कौन सी है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट मीन नाउ दिस डायपोल या दिस डाइलेक्ट्रिक है सम नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। इसका नेट डायपोल मोमेंट कितना होगा? नॉन जीरो हो जाएगा। और किस डायरेक्शन में होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। तो जो मेरे पास यहाँ पर पी नेट निकल के आ रखा है, इस केस में पी नेट किस डायरेक्शन में? ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन में निकल के आ रखा है। किस डायरेक्शन में निकल के आ रखा है? ई एक्सटर्नल की डायरेक्शन। ये बराबर नहीं है, ठीक है? ये किसके लिए है? डायरेक्शन के लिए है कि पी उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है। इतनी बात समझ में आई आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक बार जरा गौर से देखना इस चीज को। ये मेरे पास क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। दोनों क्या है? एक दूसरे के बहुत क्लोज है। साफ साफ दिख रहा है आपको? दिस पॉजिटिव चार्ज एंड दिस नेगेटिव चार्ज आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। तो क्या होगा? जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाऊंगा, यहां पर ये दोनों और क्लोज आते जाएंगे, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये बात क्लियर है? यानी ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, और इतने क्लोज हैं कि ये आपस में मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे? न्यूट्रलाइज कर देंगे। क्योंकि जितना पॉजिटिव ये है उतना ही नेगेटिव ये है, और नेट चार्ज कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। लेकिन जब मैं इन दो चार्जेस की बात करता हूं, जो इस कोने में है और ये इस कोने में है, ये दोनों क्या है? एक दूसरे से बहुत दूर हैं, तब एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आफ्टर दिस न्यूट्रलाइजेशन आवर डाइलेक्ट्रिक विल लुक लाइक दिस। हमारा डाइलेक्ट्रिक कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलेगा। देखो बीच में चार्ज जीरो हो जाएगा, तो चार्ज बचेगा कहाँ? इस सरफेस पर। इस तरह से नेगेटिव चार्ज बचेगा, और इस सरफेस पर क्या बचेगा? इस तरह से इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, फिर इसका पॉजिटिव। सबका पॉजिटिव लिख दूं यहाँ पर। इस तरह से क्या मिलेगा मुझे? यहाँ पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। और अभी मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है। नाउ अब जरा गौर से देखना, बीच में नेट चार्ज कितना हो गया है? जीरो हो गया है। चार्ज बचा कहाँ? इस स्लैब की इस कोने में बचा है और इस कोने में बचा है। और जैसे ही ये हुआ, देखो यहाँ पर इस डायरेक्शन में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है? स्टेबलाइज हो गया। साफ साफ दिख रहा है। एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई इंटरनल, जो क्या है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। क्लियर बात? तो इसके अंदर क्या हुआ? ऐसा होते ही, न्यूट्रलाइज होते ही इस डायरेक्शन में क्या हो गया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबलाइज हो गया। नाउ अब अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट इज ई नेट इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक, क्या हो जाएगा बताओ? दिस प्लस दिस। तो ई नेट इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये ई एक्सटर्नल, और फिर प्लस कितना आएगा वेक्टर में? ई इंटरनल। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या आ जाएगा? ई नेट विल बी इक्वल टू ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। क्लियर बात? ये इधर की ओर है, ये इधर की ओर है। और किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर जब हम उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल के बराबर होता है। ई इंटरनल इस डायरेक्शन में है, ई एक्सटर्नल इस डायरेक्शन में है। यानी किसी डायपोल को हम जब कहाँ रखते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाता है? स्टेबलाइज हो जाता है, या बोल सकते हैं इंड्यूस हो जाता है। ओके, इस तरह से। किधर बात? लेकिन जैसे कंडक्टर में होता था तब तक ये इंड्यूस होता रहता था, जब तक ई इंटरनल के वैल्यू किसके बराबर ना हो जाए? ई एक्सटर्नल के बराबर ना हो जाए। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद यहाँ पर ये स्ट्रेचिंग क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। ठीक है? कब? जब
एफ स्टोरिंग किसके बराबर होगा, एफ एक्सटर्नल के बराबर होगा। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। क्या हुआ, ऐसा करने से इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया। ओके, नाउ एक स्टेप पीछे आओ। पीछे आने पर क्या हुआ, जब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसके अंदर हमारे पास डायपोल भी नहीं थे। जैसे मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, यहाँ पर क्या बन गए, छोटे 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 डायपोल बन गए, और सारे डायपोल कहाँ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और जब भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक के साथ ये प्रोसेस होती है कि सारे डायपोल क्या होते हैं, एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, और डायरेक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तब मैं बोलता हूं कि ये डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया है, पोलराइज हो गया है। क्या हो गया है, पोलराइज। नाउ दिस डाइलेक्ट्रिक इज पोलराइज डाइलेक्ट्रिक, एंड दिस प्रोसेस, यहां से यहां जाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। पोलराइजेशन में अभी लास्ट में एक कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी समझ लो कि भाई पोलराइजेशन होता क्या है, यानी यहां से यहां पहुंच जाना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर बात आपको ना। अगर इतनी बात क्लियर हो गई है, ये किसके लिए हो गया हमारे पास, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। अब किसके लिए देखते हैं हम, पोलर डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो डालो क्या, पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा क्या हो जाएगा, पोलर डाइलेक्ट्रिक। क्या होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक के केस में, तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास इनिशियली इस तरह से क्या है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक है, और पोलर डाइलेक्ट्रिक में हर मॉलिक्यूल के पास क्या होता है, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी इंटरनल डायपोल मोमेंट होता है, जिसको मैं क्या बोलता हूं, इंड्यूस्ड या बोलते हैं परमानेंट डायपोल मोमेंट बोलता हूं। ठीक है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। उस तरीके से एक मॉलिक्यूल ये है, अगेन ये पॉजिटिव बोल दो, ये नेगेटिव बोल दो। दूसरा मॉलिक्यूल ये है, इसको नेगेटिव बोल दो, इसको पॉजिटिव बोल दो। चौथा मॉलिक्यूल ऐसे बोल दो, फिर ऐसे बोल दो, इसको क्या बोल दो, नेगेटिव, इसे पॉजिटिव, इसे नेगेटिव, इसे पॉजिटिव। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर कोई फील्ड नहीं लगा रखा है, नो फील्ड, कोई फील्ड नहीं है, और हर जो मेरे पास मॉलिक्यूल होगा उसका डायपोल मोमेंट दूसरे का डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, तो इसका पी नेट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक बात, ओके। अगर यहाँ तक बात क्लियर है, अब मैं क्या लगाने जा रहा हूँ यहाँ पर, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने जा रहा हूँ। तो मैंने सेम डायपोल ले लिया, सॉरी सेम डाइलेक्ट्रिक ले लिया, और इस डायरेक्शन में क्या लगा दिया, ए एक्सटर्नल लगा दिया, जैसे यहाँ लगाया। ठीक, अब होगा क्या, जरा समझो। ये मेरे पास जो डायपोल है वो क्या है, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफरेंट ओरिएंटेशन पर है। देखो हमने एक चीज पढ़ी थी, अगर मेरे पास इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ मैंने एक डायपोल रख दिया इस तरह से, ये माइनस क्यू चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज, और इसमें कहाँ की ओर फोर्स लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, और इसमें कहाँ की ओर लगेगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा, और ये क्या करेगा, कपल ऑफ फोर्स लगने, यानी इसमें क्या लग रहा है, टॉर्क लग रहा है भाई। क्या लग रहा है, टॉर्क। यानी जब भी हम किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एंगल पर रखते हैं तब उस पर क्या लगता है भाई, टॉर्क लगता है, और नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो सेम उसी तरह से इनमें भी क्या लगाएगा, टॉर्क लगेगा। और वो टॉर्क क्या कोशिश करता है, वो टॉर्क कोशिश करता है कि ये डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो जाए, इस तरह से अलाइन हो जाए। ठीक है, ये इसकी क्या रहती है, कोशिश रहती है कि इस टॉर्क की कोशिश क्या रहती है कि वो क्या करे, इस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर दे, इस तरह से अलाइन कर दे। क्यों करना चाहिए ऐसा, क्यों कोशिश करता है, ताकि उस डायपोल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो जाए, मिनिमम हो जाए। इसलिए क्या होता है, ये डायपोल इस इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो सेम कंडीशन इन सारे डायपोल के साथ होगी। देखो इसका डायपोल मोमेंट कहाँ की ओर है, इधर की ओर, इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, इसका इधर की ओर, और इसका भी इधर की ओर। देखो क्या होगा, ये डायपोल ऐसे घूम के कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी क्या आ जाएगा, ऐसे घूम के इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी ऐसे घूमेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में आ जाएगा। ये भी ऐसे घूमेगा एक चक्कर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में है ही, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है ही। जैसे मैंने इन सब के लिए बताया, वैसे इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, क्योंकि उनमें क्या लग रहा होगा, एक टॉर्क लग रहा होगा। तो सारे के सारे मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या हो जाएंगे, इस तरह से अलाइन हो जाएंगे। ये क्या आ जाएगा, कैसे अलाइन होंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो डायपोल बनेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी जो डायपोल मूवमेंट होगा वो कहाँ की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। यानी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तभी डायपोल ऐसे होगा। तो सेम यहाँ पर भी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सेम इन दोनों के साथ भी होगा। क्या है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, सेम इन दोनों के साथ भी होगा।
ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्लियर? मैं और भी यहाँ बना सकता हूँ, मॉलिक्यूल बना दूँ, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो इस तरह से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। सेम उस तरीके से यहाँ भी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यानी सारे जो डायपोल थे पहले, जो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या थे, ओरिएंटेड थे, वो सब क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या हो गए, इस तरह से अलाइन हो गए। नाउ अब हर डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे है, ऐसे देखो, इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। और सेम सिचुएशन आ गई कौन सी वाली, जो किस केस में आई थी, नॉन पोलर वाले केस में आई थी। बस दोनों में जो प्रोसेस है वो अलग अलग है। यहां पर किससे हुआ, स्ट्रेचिंग से ये कंडीशन आई, यहां पर रोटेशन से ये कंडीशन आई, यानी टॉर्क लगा तब ये कंडीशन आई, यहां पर फोर्स लगा तब ये कंडीशन आई। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या यहां पर ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी कि यहां पर फोर्स लगेगा पॉजिटिव नेगेटिव में? आंसर है लगेगा, यहां पर भी क्या लगेगा, वो फोर्स लगेगा, ऐसे स्ट्रेचिंग वाला फोर्स लगेगा, लेकिन वो इतना नेग्लिजिबल इफेक्ट डालेगा कि हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। यानी यहाँ पर स्ट्रेचिंग इफेक्ट है जो यहाँ पर हमने कंसिडर किया था, जिस वजह से ये डायपोल बने थे यहाँ पर, उनको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया है। तो हियर वी आर इग्नोरिंग स्ट्रेचिंग इफेक्ट एंड वी आर ओनली फोकसिंग ऑन रोटेशनल इफेक्ट एंड रोटेशनल ऑफ डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और कैसे रोटेट होगा कि सारे डायपोल क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नाउ इनिशियली नेट डायपोल मोमेंट कितना था, 0 था। नाउ इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, इसका पी नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, नॉन जीरो हो जाएगा। सिंपल सा दिख रहा है, जैसे यहाँ पर नॉन जीरो हुआ वैसे यहाँ भी क्या होगा, नॉन जीरो होगा। और ये प्रोसेस कि इन डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाना क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर भी ऐसे डिफाइन हुआ कि जब सारे डायपोल क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में क्या होंगे, ओरिएंटेड हो गए, तो इस प्रोसेस को यहां से यहां जाने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पोलराइजेशन बोलते हैं। सेम इस केस में इन सारे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो जाना या फिर सारे डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होना किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या कहलाता है, पोलराइजेशन कहलाता है। क्लियर बात इतनी। नाउ अगेन क्या होगा, ये जो चार्ज है कौन से वाले, जो दूसरे के बहुत करीब हैं, ये क्या करेंगे, दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे इस तरह से, और बीच में क्या बन जाएगा, नेट चार्ज जीरो हो जाएगा। अब जो मेरे पास डाइलेक्ट्रिक स्लैब देखने को मिलेगी वो कैसे देखने को मिलेगी, ऐसे, यानी चार्ज कहाँ होगा, या तो इस प्लेट में होगा नेगेटिव चार्ज, इस प्लेट में पॉजिटिव चार्ज, और बीच में चार्ज कितना होगा, जीरो, बिकॉज ये इसके इफेक्ट को क्या कर देंगे, कैंसिल। यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड ई एक्सटर्नल पहले से लगा हुआ है, और इंटरनल कहाँ की ओर आ गया, ई इंटरनल विल बी इन दिस डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। दिस इज अवर ई इंटरनल जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी, और इसके अंदर ई नेट जो हो जाएगा वो किस तरह हो जाएगा, ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल के बराबर हो जाएगा। क्लियर बात। तो ये लास्ट वाला कंक्लूजन क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और किसके बराबर होगा, ई नेट इसके अंदर ई एक्सटर्नल माइनस ई इंटरनल के बराबर होगा। ओके, एक क्वेश्चन और, ये जो डायपोल मोमेंट है इस डाइलेक्ट्रिक का एक किसी डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में होगा, जैसे यहाँ हुआ था। ठीक है, सेम चीज जैसे मैंने यहाँ लिखा है वैसे इसके लिए भी क्या होगा, वो ट्रू होगा। तो इस तरह से दो अलग अलग टाइप के डाइलेक्ट्रिक, एक नॉन पोलर और एक पोलर को जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, दोनों में इफेक्ट सेम ही होता है, फाइनल इफेक्ट दोनों में सेम होता है, लेकिन उस इफेक्ट तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है दोनों में क्या होती है, अलग होती है। जब मैं किसकी बात करता हूं, नॉन पोलर की बात करता हूं, तो यहां पर स्ट्रेचिंग इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है, लेकिन जब मैं पोलर की बात करता हूं तो यहां पर रोटेशनल वाला इफेक्ट क्या करता है, डोमिनेट करता है। क्लियर है बात। लेकिन दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या है, सेम है कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे डायपोल बनते हैं, और जो किस डायरेक्शन में होते हैं, सारे के सारे डायपोल किस डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। सेम चीज यहां पर भी है कि सारे डायपोल किस डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात। ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा पोलराइजेशन। ठीक है, वैसे समझ में आ गया होगा पोलराइजेशन क्या है, मतलब ये बनना पोलराइजेशन कहलाता है। इसको लिख लेते हैं, हिंट डालो क्या, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन सॉरी, तो इसमें लिख के चलेंगे, फॉर्मेशन ऑफ टाइनी डायपोल, टाइनी यहां बोलते हैं स्मॉल डायपोल या वेरी स्मॉल डायपोल, वेरी स्मॉल डायपोल inside a dielectric
इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या लिखा, फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इन, क्या लिखा, फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्मॉल डाइपोल, एक मिनट दोबारा लिखता हूं, ऐसे लिखो, व्हेन वी पुट ए डाइलेक्ट्रिक in an external electric field then small, very small dipole formed inside dielectric align in the direction of applied electric field. This process is known as this is called polarization या फिर इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। क्या लिखा, जो अभी तक हमने यहां पढ़ा वही मैंने लिख दिया, क्या बोला, when we put a dielectric in an external electric field then very small dipole formed inside dielectric, देखो inside very small dipole formed inside dielectric align in the direction of applied electric field, सारे कहाँ होंगे, applied electric field की डायरेक्शन में होंगे, this is called polarization या फिर electric polarization। क्लियर है इतनी बात, ओके। ये तो क्या हुआ, इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन हुई। अब बात करते हैं किसकी, मैथमेटिकल डेफिनेशन की, ठीक। तो ऐसे लिख के चलना, मैथमेटिकली polarization is defined as electric dipole moment per unit volume, electric dipole moment per unit volume, यानी पोलराइजेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम, डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम, ठीक है, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। डाइलेक्ट्रिक का जितना डाइपोल मोमेंट है ये वाला जो कि नॉन जीरो है, और इस पूरे का वॉल्यूम, दोनों का जो रेशियो होगा किसके बराबर होगा, पोलराइजेशन के बराबर होगा। क्लियर बात, ओके। अगर इतनी बात समझ में आ गई, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे जो पोलराइजेशन होता है वो डिपेंड करता है, देखो ऐसा नोट बना के लिखना जो कि इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ सकता है एमसीक्यू में। पोलराइजेशन को दिखाते हैं कैपिटल पी से। जो कैपिटल पी होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई। अब जरा गौर समझना, ये ई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर जो ई है वो न तो नेट एक्सटर्नल फील्ड है न ही नेट इंटरनल फील्ड है, तो ये ई है क्या, ई है मेरे पास क्या, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो ई है मेरे पास वो क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। ई क्या होता है हमारे पास, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल आता हूँ तो कांस्टेंट आता है, दिस कांस्टेंट इज एक्स ई एंड दिस इज ई। एक्स ई बोलते हैं, झाई ई बोल देते हैं, इसको हम बोलते हैं जो एक्स ई है इसको हम बोलते हैं क्या, ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। ये क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, एंड इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी
और इसको डायमेंशनलेस बनाने के लिए यहाँ पर हमको एक और कांस्टेंट ऐड करना पड़ता है या मल्टीप्लाई करना पड़ता है, दिस इज एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज रिलेशन बिटवीन पोलराइजेशन P एंड टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड दिस इज अवर इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। और ये किसी मटेरियल की होती है, जैसे ग्लास की अलग होगी, वाटर की अलग होगी, एयर की अलग होगी और वैक्यूम की अलग होगी। और एप्सिलॉन नॉट तो जानते हो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। क्लियर है इतनी बात। तो इस तरह से हम पोलराइजेशन और टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन निकालते हैं। ओके, इसमें इतना ही है हमारे कोर्स में, लेकिन अगर आप इसमें कंप्लीट वीडियो चाहते हो तो मैंने वीडियो बना रखी है। अगर आप हायर क्लासेस के बच्चे हो, बीएससी के बच्चे हो, तो उनके लिए वीडियो अलग है। तो वहां पर इस पूरा डेरिवेशन है कि भाई ये कहां से आया, ऐसा हम क्यों लिखते हैं, इसके बाद जो स्टेप हैं वो सब मैंने वहां डिस्कस कर रखे। लेकिन अगर आप क्लास 12th में हैं तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने यहाँ पर इस तरह से लिख दिया है। ओके, क्लियर है बात ना। एक और चीज है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये एप्लीकेबल होता है ओनली फॉर लीनियर डाइलेक्ट्रिक। तो यहां पर इसके नीचे लिख के चलना, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल ओनली फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। किसके लिए एप्लीकेबल होता है भाई, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक। अभी क्या होते हैं भाई, डाई इलेक्ट्रिक। लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक होते क्या है समझेंगे जरा। देखो पहली बात, कुछ कंडीशन होती है, जैसे ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिनका डायपोल मोमेंट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा डायपोल मोमेंट, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि वो इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, दे फॉलो इक्वेशन नंबर 1, दे फॉलो इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इस टाइप के डाइलेक्ट्रिक को हम क्या बोल देते हैं, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बोल देते हैं। और उसके लिए पोलराइजेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच ये रिलेशन होता है। क्लियर है बात। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। मुझे पता है लेक्चर थोड़ा लंबा है, मेरा गला भी खराब है, आपको फील आ रहा होगा, लेकिन हाँ मैंने लेक्चर बना दिया। अब आपका काम है इसको देखना, शेयर करना। अगर समझ में आया है, आपको लगता है कि एक अच्छा लेक्चर है और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करता है, तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।